नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आसाम, केरलम और पुडुचेरी में कल वोटिंग है। विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। चुनाव को लेकर पहुंचने लगी हैं पोलिंग पार्टियां। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आसाम केरल में चुनाव, पुडुचेरी में भी चुनाव। तो आपको बता दें, आसाम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए कल वोटिंग है और जो नतीजे हैं वो 4 मई को आएंगे। लेकिन कल वोटिंग, आसाम की 126 सीट, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर कराया जाएगा। चारों राज्यों में आपको बता दें कि ये चुनाव है और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जहां पर विधानसभा चुनाव 2026 के जो नतीजे हैं वो 4 मई को घोषित किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो चुनाव है वो काफ़ी अहम है। देखना ये भी अहम है कि कहां पर सत्ता जो है वो रिपीट होगी, कहां पर चेंज होगी, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। लेकिन कल ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कल का दिन। और आपको बता दें कि ये चुनाव भी अपने आप में काफ़ी खास, कल की पूरी तैयारी है। और अगर आप इन राज्यों में कहीं रहते हैं तो इंडिया न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि आप निकलकर अपने जो लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा उत्सव है इसमें हिस्सा ज़रूर लें। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो चुनाव है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और अब कल वोट डाले जाएंगे। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सख्त रहने वाली है। कहाँ पर सरकार जो है वो रिपीट होगी, कहाँ पर सरकार बदलेगी, ये देखना अपने आप में अहम होगा। पश्चिम बंगाल, आसाम, ये वो तमाम राज्य जहाँ पर लगातार आपको बता दें कि जो चुनाव प्रचार है वो बड़े बड़े दिग्गजों ने किया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रही है इन राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान। तो ऐसे में ये काफ़ी खास हो जाता है देखना और समझना कि आखिरकार किसकी बनेगी सरकार। वहीं आसाम की भी बात करें आप तो यहाँ पर भी 126 सीट और वोटिंग है कल। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है और अगर है तो कौन यहाँ पर बढ़त बनाता नजर आ रहा है। नेताओं के बयान से अलग क्या लोगों के मुद्दे होंगे और निबिड़ेगा। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए आसाम से। आसाम, निबिर, जो आसाम की लड़ाई है अगर बात की जाए तो क्या ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बढ़त बनाता कौन दिख रहा है आपको? और दूसरी बात ये, नेताओं के बयान से अलग एक्चुअल मुद्दे क्या है वहां के जिस पर यहां के लोग इस बार वोट डालने जाएंगे कल? जी बिल्कुल, कल का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है असम के भविष्य के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा इलेक्शन है जहां पे बहुत कुछ नया हो रहा है। जेन जी कैंडिडेट से लेकर पुराने नेता जो कि दल बदल के कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस में आके इलेक्शंस कर रहे हैं। लेकिन इश्यूज जो है, मुद्दे जो है वो काफी जो है इम्पोर्टेंट है। पहला मुद्दा ये है कि जो अर्बन एरियाज है, जैसे कि गुवाहाटी शहर हो या फिर अलग अलग अर्बन एरियाज, वहां पे मेन मुद्दा ये है शुद्ध पानी का जो एक मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। और सड़कों के ऊपर बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन ग्रामीण अंचल में अगर जाएंगे तो वहां पे जो ये मुद्दा, बड़ा मुद्दा ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट का एक इशू है। और असम सरकार की तरफ से 1.5 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी का मिलना एक बड़ा पिच है बीजेपी के लिए। लेकिन कांग्रेस जो है वो भी इलेक्शंस इसी मुद्दे पे लड़ रही है कि जो जॉब्स दिए गए हैं वो पुराने रिटायर्ड जॉब्स को वापस दिया जा रहा है, इसीलिए जॉब्स दे पा रही है और जॉब्स चाहिए उनको, ये कह रहे हैं। तो जो मेन मुद्दे हैं, बहुत फंडामेंटल मुद्दे हैं, जॉब्स, पानी, सड़क, ये मुद्दे पे इलेक्शंस हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ा मुद्दा जो घुसपैठ का मुद्दा है, जो असम के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू जो बार बार न्यूज में आ रहा है। और घुसपैठ ही के अगेंस्ट सरकार, असम सरकार की तरफ से जो एक्शंस लिए गए हैं उसको भी हेमंता सरकार बार बार दोहरा रही है लोगों को कि कितना बड़ा एक इशू है जो इलीगल घुसपैठी जो बांग्लादेश से असम में आ रहे हैं। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, ये बेहद महत्वपूर्ण है और जो मुद्दे हैं वो भी अपने आप में काफ़ी खास हैं। और मेरे सहयोगी रैनिक की भी मौजूदगी है कोलकाता से मेरे साथ। रैनिक, कोलकाता का चुनाव हर बार काफ़ी स्पेशल होता है, लेकिन बड़ी बात ये बिना हिंसा के चुनाव भी नहीं होता। इस बार की जो पूरी परिस्थिति है वो कैसी नजर आ रही है? कोलकाता में क्या होगा, खेला हो बे, या फिर जो सत्ता परिवर्तन है वो होने वाला है, या फिर रिपीट होगा? क्या लग रहा है वहां की जनता के रिएक्शन से?
एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव मतलब ही हिंसा का घटना, और यही दिमाग में रखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार कुछ स्टेप लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2400 के ऊपर सेंट्रल फोर्स कंपनी डिप्लॉय किया गया है पूरा पश्चिम बंगाल में। जो 2 चरणों में चुनाव होने वाला है उसमें से महत्वपूर्ण है पहला चरण, क्योंकि पहला चरण 2 कारण में महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूँ। पहला तो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे मजबूत पकड़ है पश्चिम बंगाल का नॉर्थ बंगाल हिस्सा में, और नॉर्थ बंगाल हिस्सा का चुनाव होने जा रहा है पहला चरण में, और यानी 23 तारीख को। और इसी को देखते हुए पहला तो बोल सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी का लक्ष्य है कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से 70 के ऊपर सीट मिला था, वो 70 का सीट को एकदम मजबूत करके आगे जो भी सीट है उस सीट के ऊपर फोकस किया जाए। उसमें से अगर देखा जाए तो नॉर्थ बंगाल एक बड़ा भूमिका पालन करेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिंसा का घटना में भी नॉर्थ बंगाल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मालदा में कुछ दिन पहले जिस तरीके से 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को घेराव करके रखा गया था, या मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से घटना घटता है, मोथाबाड़ी में जिस तरीके से हिंसा का घटना घटता है, उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर में जिस तरीके से हिंसा का घटना घटता है, ये सब देखते हुए तो ये सब जगह में सबसे ज्यादा सेंसिटिव बूथ है, ऐसा भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा करने के लिए बीजेपी का नया एक हथियार बीजेपी के पास आ चुका है, वो है एसआईआर। क्योंकि अगर देखेंगे तो मैक्सिमम एसआईआर में जिन लोगों का नाम कटा है वो है नॉर्थ बंगाल का पहला चरण में जो चुनाव होने वाला है उस जगह से ही। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, नदिया, ये सब जगह का नाम सबसे ज्यादा कटा है एसआईआर का लिस्ट से। और ऐसे भी लिस्ट में से नाम कटा है जिसमें आप देखेंगे कि 2021 का अगर चुनाव का बात किया जाए तो 2021 चुनाव में पश्चिम बंगाल का ये सब जिला में, यानी नॉर्थ बंगाल का जो जिला था उस जिला में तृणमूल और बीजेपी दोनों के बीच में जो वोटों का अंतर था, वो वोटों का अंतर से भी ज्यादा नाम। देखिए, कोलकाता में रहने के बाद भी इस बार स्थानीय उम्मीदवारों पर बहुत भरोसा किया गया, ये एक बड़ा चेंज देखने को मिला, खास करके बीजेपी की तरफ से। मैं आती हूँ और इस पर आपका रिएक्शन भी लूंगी। राजकिरण भी मेरे सहयोगी मेरे साथ केरलम से जुड़ गए हैं। राजकिरण, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ये माना जाए कि नेक टू नेक फाइट है, कुल मिलाकर ये चुनाव किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, खुशबू, यहाँ पर नेक टू नेक फाइट कह सकते हैं, क्योंकि एलडीएफ और एलडीएफ का यहाँ पर काफी अच्छी पकड़ है। और दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों में देखा गया तो जहाँ पर प्रधानमंत्री आके बार बार ये कह रहे थे कि केरला में आपके बार यहाँ पर यहाँ से कुछ डिफरेंट होने वाला है, तो उसका यहाँ पर बीजेपी के उतना असर यहाँ पर दिखने वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सीट लाने की यहाँ पर बीजेपी उम्मीद रख सकती है। क्योंकि केरला जो है 140 सीटों पे कल चुनाव होने वाला है, जिसके अंदर 880 से भी ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरने वाला है, जिसमें सिर्फ 140 यहाँ पर सफल होंगे। और यही यहाँ की ज्योग्राफिकी की बात करते हैं तो 2,70,00,000 वोटर्स कल अपने वोट कास्ट करने के लिए आते हैं। और जो 30,000 पोलिंग स्टेशन है, 30,000 पोलिंग स्टेशन में पूरी तरह से सुरक्षा वगैरह लगाई गई है। एक तरफ यूडीएफ है और एलडीएफ है, ये 2 पार्टीज के बीच में यहाँ पर 36 का आंकड़ा चल रहा है। एक तरफ यूडीएफ, एक तरफ पीडीएफ, दोनों पार्टीज एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप के ऊपर ये पूरा इलेक्शन देखा गया था। और तीसरी पार्टी पहली बार यहाँ पर बीजेपी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की अग्रेसिव कैंपेन रही है, बीजेपी यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि पिछली बार देखा गया तो 2024, चाहे वो जनरल इलेक्शन की बात हो या तो पार्लियामेंट इलेक्शन की बात हो, बीजेपी उतना तक यहाँ पर नहीं ला पाई है। सिर्फ एक एमपी यहाँ पर आया है। मगर अब की बार बहुत ही कॉन्फिडेंस है तकरीबन बीजेपी की। ये बात कहना है कि मतलब इंटरनल सोर्सेस से ये पता चला तकरीबन 8 से 10 सीट बीजेपी यहाँ पर लाने की पूरी तरह से उम्मीद ले बैठी है। मगर आगे देखना है कि चुनाव के बाद किस तरह के नतीजे बाहर आएंगे। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात वही है राजकिरण की, नतीजे क्या होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दक्षिण की तरफ जो बीजेपी है वो अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो रही है। एक वक्त था पूर्वोत्तर की तरफ भी बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बैलेंस किया। वही कोशिश शायद दक्षिण की तरफ हो रही है। मैं आऊंगी आपके पास। और निबिर, देखिए, असम की बात की जाए, हिमंता बिस्वा शर्मा ये वो शख्सियत है जिनके बयान से लेकर उनकी एक एक चीज वायरल हो रही है। क्या उन पर बीजेपी ने जो भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं?
जी, बीजेपी का यहाँ पे जो मेन स्टार कैंपेनर है जिसके अंदर ये पूरा इलेक्शन जो कैरी किया गया है वो खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है। सुबह से लेके शाम तक हेलीकॉप्टर में वो दिन भर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके वो रैली कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और एक मैराथन कैंपेन वो उन्होंने लीड किया है भाजपा के लिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जो यहाँ पे आना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उनका जो ये विजिट था डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे टी गार्डन कम्युनिटी के लोगों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया था, वो भी एक बड़ा बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो यहाँ पे पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही है, क्योंकि अष्टलक्ष्मी मान के नॉर्थ ईस्ट में वो लगातार उनका दौरा रहता है और असम में भी वो बहुत बार आ चुके हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी एक है। और हेमंत विश्व शर्मा खुद ग्राउंड से बहुत सारे मीटिंग्स कर रहे हैं और उनका जो कैंपेन है चुनावी है सब जगह वो कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के सांसद और असम कांग्रेस के प्रेसिडेंट गौरव गोगोई, उनका भी बहुत सारे पॉकेट्स में पॉपुलैरिटी है। खास करके अपर असम के बहुत जिलों में उनका पॉपुलैरिटी है, तो वो भी एक दावेदार नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा का जो मैराथन कैंपेन है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने जो लीड किया है वो ही उनका मेन पिच रहा है, सरकार के रिपीट का जो मेन पिच है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने अपना पूरा कैंपेन एनर्जी हेमंत विश्व शर्मा के अराउंड फोकस किया है। हम्म। अच्छा, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। राजकिरण की भी मौजूदगी लगातार मेरे साथ है। अच्छा राजकिरण, देखिए, अगर केरलम की बात की जाए तो एक बात तो, कुछ बातें हैं जो समझ में आती है। पिनराई विजयन की अगर बात की जाए, 10 साल से सीएम है तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सीपीएम में सीएम विजयन के बाद सेकेंड लाइन लीडरशिप की कमी नजर आती है। कई लीडर ऐसे जो बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या ये चीजें पार्टी को कमजोर करेंगी? और बड़ी बात यह भी कि आखिरकार बीजेपी की जितनी कोशिश है वो कोशिश कितनी फ्रूटफुल लगती है जमीन पर? जब आप लोगों से बातचीत करते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है? जी, जब जिस तरह से आपने पिनरई विजन की बात की है, पिछले 10 साल से यहाँ पर सरकार चला रहे, काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है उसके उसके बावजूद, मगर लोग यहाँ पर पिनरई विजन के तरफ एक सीएम कैंडिडेट के तरह, सीएम उम्मीदवार की तरह भी देख रहे हैं। पिनरई विजयनी एक ऐसा जो केरला के है जहाँ पर ज्यादा उम्मीद देख रहे हैं कि केरला में कुछ ये बदलाव ला सकते हैं जिस तरह से पिछले 10 साल में। और केरला बार बार पिनराई विजयन ने बार बार जो स्कीम्स पब्लिक के लिए लाए थे वो बार बार दोहराते हुए दिख रहे हैं। पब्लिक मीटिंग्स में हो या कहीं भी ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो सब लोगों को रीच हुआ है। इस तरह से हर जगह जहां पर भी पिनराई विजयन कैंपेनिंग के लिए जाते हैं वहां पर पूछताछ की जा रही है कि क्या आप लोगों को जो सरकार की तरफ से जो स्कीम्स दिया गया था वो आप तक पहुंचाया गया। तकरीबन लोग वहां तक पहुंचने की बात करिए। और यहाँ पर देखा गया तो, और मेनली यहाँ पर केरला में वोटिंग परसेंटेज देखा गया तो 42% माइनॉरिटी वोट्स है, जहां पर कम्युनिस्ट और पिनराई विजयन को काफी ज्यादा क्लोज माइनॉरिटी वोट्स है। वो यहाँ पर 42% है, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 से 30% वोटिंग होती है ये 42% में से। तो ये उम्मीद लगते हुए पिनराई विजयन आगे दिख रहे हैं। मगर बीजेपी का दावा है कि अब के बार कुछ बदलाव आएगा, डेफिनेटली बदलाव आएगा। इस तरह से चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी के केरला टीम जो है बार बार इस चीज को दोहराते जा रहे हैं। मगर ग्राउंड लेवल पे देखा गया तो जितना तक जो एलडीएफ और यूडीएफ की मजबूती ग्राउंड पे दिखती है, बीजेपी को अभी कुछ और साल यहाँ पर कोशिश करना पड़ेगा कि उस तरह की चीजों को चेंजेस करने के लिए। मगर फिलहाल के लिए बीजेपी यहाँ पर खाता खोलने की तो बात आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। कम से कम मेरे साथ 5 से 8 बातचीत करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण। कल का दिन भी होने वाला है। इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें और फिर वापस अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होंगे। भवानीपुर से ममता बनर्जी ने नामांकन किया है। पर्चा दाखिल करने से पहले दम भी दिखाया। टीएमसी की जीत का बड़ा दावा। भवानीपुर से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी मैदान में। ममता बनर्जी का शुवेंदु अधिकारी से मुकाबला होना है, ये जानकारी आपको दे दें। और कहीं ना कहीं जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम बातें हैं वो सामने आई हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि कई बड़े वादे जो हैं वो किए गए हैं तमाम पार्टियों की तरफ से। पश्चिम बंगाल के लिए भी, जहां कांग्रेस ये कह रही है 10 लाख तक मुफ्त इलाज देगी, घोषणा पत्र जो है वो सामने आया। तो ऐसे में अब बता दें आपको कि पार्टी का घोषणा पत्र जो है वो सामने आ चुका है तमाम पार्टियों की तरफ से। लेकिन कुल मिलाकर जो लड़ाई है वो यहाँ पर कहा जा रहा है
और रैनिक की मौजूदगी भी लगातार मेरे साथ है। रैनिक, देखिए, ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी, अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो ये बहुत ही चर्चा में रहा था और इस बार भी चर्चा में है क्योंकि लगातार बड़े दावे किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर ममता बनर्जी की भी बात की जाए, क्या यहाँ पर भी एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात समझ में आती है रैनिक? और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या लोग ये मान रहे हैं कि डबल इंजन सरकार जरूरी है? कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है क्या? हाँ, एकदम ही देखिए, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का ये जो लड़ाई है, लड़ाई पिछले चुनाव से ही बहुत चर्चा में रह चुके हैं और इस बार भी भवानीपुर पश्चिम बंगाल का हॉट सीट बनने वाला है। मगर अगर भवानीपुर का बात किया जाए तो भवानीपुर का लोगों के मन में दो तीन चीज बहुत काम कर रहे हैं। पहला तो सिंडिकेट राज, भवानीपुर में जिस तरीके से सिंडिकेट राज चलता है वो काम कर रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से 15 साल पहले जो वादा किया गया था कि भवानीपुर एरिया में जो घर घर में पानी पहुंचाया जाएगा, वो प्रकल्प अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वो प्रकल्प में बहुत सारे घर में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। एरिया में भी पानी का समस्या है, ये भी एक बड़ा समस्या है। तो ये सब पॉइंट को अभी बीजेपी उठाने का कोशिश कर रहे हैं। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए पूरा पश्चिम बंगाल के बाद, तो उसमें जनता का बहुत 2-3 मुद्दे के ऊपर जनता फोकस कर रहा है। उसमें से महत्वपूर्ण मुद्दा है पश्चिम बंगाल का बेरोजगारी। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बेरोजगारी का हार दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर लोग नजर दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन का घटना घटा है, उसके ऊपर भी लोगों का नजर है। क्योंकि देखिए, भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का मैक्सिमम हिस्सा पड़ता है पश्चिम बंगाल के अंदर में। और पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसा एरिया है जिस बॉर्डर लाइन पर अभी तक फेंसिंग नहीं बना है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जमीन नहीं दिया गया है। और इसी वजह से उस एरिया का पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है और SIR में जिस तरीके से नाम कटा है, तो इसमें साफ एक बात सामने आ रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन का घटना पश्चिम बंगाल में घटा है। इन्फिल्ट्रेट होने के बाद, पश्चिम बंगाल में आने के बाद फॉल्स वोटर कार्ड, आधार कार्ड तैयार किया गया है, ऐसा प्रमाण भी पश्चिम बंगाल पुलिस के पास ऑलरेडी है। तो कुल मिलाकर इन्फिल्ट्रेशन का मामला इस बार एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है पश्चिम बंगाल में। और SIR का इम्पैक्ट भी इस बार चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2021 साल में बीजेपी और TMC, इस पार्टी के बीच में जो वोटों का अंतर था, उसमें से ज्यादा वोटर अभी SIR का माध्यम से लिस्ट से कट चुके हैं। तो इसका असर भी पड़ सकता है वोटर लिस्ट में, ये बैलेट में, EVM में पड़ सकता है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार की फैक्टर हो सकता है हुमायूं कबीर और उसके साथ OAC का गठबंधन भी। जी, ठीक है रैनिक, बहुत शुक्रिया। इस तरीके आपका भी का राजकिरण भी जुड़े हुए थे मेरे साथ।